हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी आज हमारी कोशिश ये रहेगी, छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे। और पहले जो पार्ट रहेगा, वीडियो का जो पहला पार्ट रहेगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। और लेटर ऑन जैसे जैसे किसी भी चैप्टर का दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें हम थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10 की सिविक्स। क्वेश्चन विद आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फेडरलिज्म। आप सबको पता है फेडरलिज्म में क्या होता है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है दो चीज़ों के बीच में, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब यहाँ पे स्टेट से है। ठीक है, तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पावर जो है पावर डिवाइड होती है, यूँ कह लो आप, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। नेम एनी टू कंट्रीज इन द वेस्ट हैविंग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट, अब देखो दुनिया में ऐसे दो भागों में बांट दो दुनिया को, इधर तो दुनिया कहलाएगी ईस्ट और इधर क्या कहलाएगी वेस्ट। तो वेस्ट में ऐसी दो कंट्री के नाम बताओ जहाँ पे फेडरल सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें है यूएसए, और यूएसए के ऊपर जो है कनाडा आता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन से आप क्या समझते हो, ज्यूरिडिक्शन क्या होती है। आप सबने ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि ज्यूरिडिक्शन क्या होती है। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब सुन लो, ज्यूरिडिक्शन इज द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। जैसे मान लो ये कोई एक एरिया है और ये कोई दूसरा एरिया है। मान लो ये राजस्थान में है और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब मान लो कोई उत्तर प्रदेश पुलिस है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कैपेसिटी है, उत्तर प्रदेश पुलिस इस बाउंड्री के अंदर ही काम करेगी, इस बाउंड्री के बाहर नहीं काम करेगी। और ये बाउंड्री किसकी है, मान लो राजस्थान की है। तो राजस्थान पुलिस की जो कैपेसिटी है, राजस्थान पुलिस की जो मतलब अथॉरिटी है, कहाँ तक, राजस्थान के बॉर्डर तक ही रहेगी। राजस्थान के बॉर्डर के बाहर इसकी अथॉरिटी नहीं चलेगी। यूपी पुलिस की अथॉरिटी कहाँ तक रहेगी, यूपी पुलिस के बॉर्डर में रहेगी। तो ज्यूरिडिक्शन क्या है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी की क्या होती है, एक लीगल अथॉरिटी होती है। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये जो एरिया हो सकता है कोई जोग्राफिकल बाउंड्री के रूप में हो सकता है या सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, पावर शेयरिंग के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बना रखी है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो लॉ बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। तो यूनियन लिस्ट में जो ज्यूरिडिक्शन है वो किसको दे रखी है हमने, यूनियन गवर्नमेंट को ही दे रखी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दे रखी है। तो ज्यूरिडिक्शन में ध्यान रखना है, ज्यूरिडिक्शन कोई एरिया भी हो सकता है, ज्यूरिडिक्शन में कुछ सर्टेन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिस पर किसी की लीगल अथॉरिटी होती है। व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो आपने फेडरल गवर्नमेंट पढ़ी। फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम एक ऐसा है जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है। इसका उल्टा होता है यूनिटरी। यूनिट का मतलब होता है एक, जब सारी की सारी पावर एक ही जगह पर होती हैं, जब पूरे देश में या पूरे एरिया में जब एक ही गवर्नमेंट रूल करती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अंडर यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो एक ही प्रकार की गवर्नमेंट होगी या इसके अंडर में जो सब यूनिट हैं, छोटी छोटी जो सरकारें वो उसके अंडर में काम करती है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम चाइना की बात करें तो चाइना में आपको बहुत बड़ा देश है, मगर यहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसका सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, यूनिटरी। पहले के टाइम पे जो मोनार्की चलती थी, राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था, मोनार्की में सब एक ही हेड होता था जिसको हम बोलते हैं किंग। तो किंग ही इसका हेड हुआ करता था। ये भी सिस्टम कैसा है, यूनिटरी। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम का नेचर कैसा है, तो यह है होल्डिंग टुगेदर। आपको पता है फेडरेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है होल्डिंग टुगेदर और दूसरा होता है कमिंग टुगेदर। तो हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो कैसा है, होल्डिंग टुगेदर, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। सेंटर होल्ड करके रखता है किसको, स्टेट्स को। स्टेट इसके सबऑर्डिनेट है, स्टेट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, ज़्यादा पावर होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर मतलब जहाँ पे स्टेट खुद अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी सोवरेंटी को दे देते हैं और एक बड़े स्टेट का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ ध्यान रखना। स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आने वाले सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दो। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये 2 सब्जेक्ट हो गए जो किस में आते हैं, यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स के नाम बताओ, एग्जाम्पल दो। तो पुलिस और एग्रीकल्चर ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। आपको पता है पुलिस पर अधिकार स्टेट का होता है, हर स्टेट की एक अपनी पुलिस होती है। व्हाट आर दी रेजिडोरी सब्जेक्ट्स हु कैन मेक दी लॉज इन दी सब्जेक्ट। देखो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पावर शेयरिंग के लिए हमारे संविधान में 3 लिस्ट बना रखी है। पावर शेयरिंग के लिए हमारे संविधान में 3 लिस्ट बना रखी है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट
और तीसरी लिस्ट है कॉनकरेंट लिस्ट। तीसरी लिस्ट कौन सी है? कॉनकरेंट लिस्ट है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉनकरेंट लिस्ट में आते हैं। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने के बाद जो है पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और कॉनकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 1947 में, ध्यान रखना, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय तीन लिस्ट बना दी। अब आज़ादी के बाद अब तो भाई 2022 चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अब नए, पहले इनका कोई मतलब नहीं हुआ करता था। जैसे मान लो साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? जो मतलब अपना नेटवर्क होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। अब जब तो यार कंप्यूटर ही नहीं थे, ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट नए आ गए। तो अब नए सब्जेक्ट को कहाँ डालें? यूनियन में डालें कि स्टेट में डालें कि कनकरेंट में डालें? तो जो अब नए सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको कहाँ डाल रखा है? उनको डाल रखा है रेजिडुअरी लिस्ट में। और रेजिडुअरी लिस्ट में लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब आते हैं रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर दी रेजिडुअरी पावर्स हु कैन मेक लॉज इन दी सब्जेक्ट्स? तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो है ये वो सब्जेक्ट होती है जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, ना तो आपकी स्टेट लिस्ट में आती है, ना यूनियन लिस्ट में आती है, ना ही कनकरेंट लिस्ट में आती है। और रेजिडुअरी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था अभी आपको, जैसे साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोई लॉ है तो उस पर कौन लॉ बनाएगा भैया? उस पर लॉ बनाएगा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। साइबर सिक्योरिटी हो गया या कोई कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। विच गवर्नमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, which government can make laws on the subject included in the concurrent list? मैंने अभी आपको समझाया था concurrent लिस्ट में कौन सी गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। तो कॉनकरेंट लिस्ट में मैंने बताया था किसी एक के पास तो पावर होती नहीं है। पावर किसके पास होती है? पावर दोनों के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। दोनों मिलकर कॉनकरेंट लिस्ट में लॉ बनाते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स विच इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड, अगर मान लो पावर शेयरिंग को लेकर सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कौन इनको सुलझाएगा? तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जुडिशरी आ जाती है। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था आप कि पावर शेयरिंग के लिए, या फिर आपको देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पावर्स 3 भागों में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम, एग्जीक्यूटिव का काम और जुडिशरी का काम अलग अलग। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है ना। तो अगर मान लो पावर डिवीजन को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने के लिए हमारे पास कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी चले आओ, मामला सेट हो जाएगा आपका। हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितनी लैंग्वेजेज को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? तो ये है 22 लैंग्वेजेस। और शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब होता है इनके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज वो हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। प्लस जब भी आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे तो इन लैंग्वेज में आप दे सकते हो 22 में, है ना। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिंदी? हिंदी का क्या स्टेटस है? तो हिंदी देखो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बस ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान रखना। हिंदी हमारी कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? तो देखो कॉलिजन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार। कैसी सरकार होती है? गठबंधन की, मतलब गांठ बांधनी पड़े, गांठ अकेले तो बधेगी नहीं, सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो कॉलिजन गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चलाती है, ध्यान रखना। तथा गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाई कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली पार्टनर्स इन कॉलिजन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस टू अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम में, आर नहीं है इसमें, प्रोग्राम है ना। तो कॉलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है? जनरली 2 पार्टी मिलकर या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर सरकार चलाती हैं और ये दोनों पार्टी एक कॉमन प्रोग्राम पर राजी हो जाती हैं और एक पॉलिटिकल अलायंस बनाती हैं, गठबंधन बनाती हैं, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ जिनकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। 2 गठबंधन इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है आपका एनडीए, एनडीए को आपको मैं बता दूँ बीजेपी लीड करती है, और एक गठबंधन है यूपीए, ठीक है, यूपीए को लीड करती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एनडीए और यूपीए कब बनी थी? पहली बात तो एनडीए कब बनी और यूपीए कब बनी? ये दोनों गठबंधन अलायंस हैं, तो इनकी फुल फॉर्म बतानी और ये कब बने थे ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। व्हेन वाज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज इंप्लीमेंटेड? देखो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद एक डिमांड उठने लग गई थी कि नए नए स्टेट बनाए जाएँ। सबसे पहले डिमांड उठी थी आपकी मद्रास रीजन में उठी थी। तो मद्रास में से आपको पता है जब डिमांड उठी थी तो फिर आंध्रा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आंध्रा बनाया गया था 1953 में, है ना। तो ऐसे ही फिर बाकी जगह भी डिमांड उठने लग गई। तो देश आज़ाद होने के बाद जगह जगह पर नए स्टेट बनाने की डिमांड उठने लग गई थी। तो इसको चेक करने के लिए कि हम कैसे नए नए स्टेट बनाएं, ये चीज़ चेक करने के लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन।
है। और ये कमीशन कब बनाया गया था? 1953 में। ध्यान रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? 1953। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी और इस रिपोर्ट को लागू किया गया था 1956 में। और लागू कैसे किया गया था? सरकार ने एक एक्ट बनाया था, मैं एक्ट का नाम बता देता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये एक्ट कब बनाया था? 1956 में। और इस एक्ट के तहत 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। आई बात समझ में? अब ध्यान रखना, शुरू में अलग अलग स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग करो, तो ये चेक करने के लिए कि कैसे स्टेट बनाए जाए, सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये कमीशन बना 1950 में था। 1955 में इसने रिपोर्ट जमा कराई और 1956 में सरकार ने एक एक्ट बना दिया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। आई बात समझ में? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब इम्प्लीमेंट किया गया था इसकी रिपोर्ट को? तो 1 नवंबर 1956 को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके तहत 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। ठीक है, वेरी गुड। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे यहाँ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है। हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? गांव में एक बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मतलब मेंबर कौन होते हैं? तो देखो, आपने गांव में एक मतदाता सूची देखी होगी, मतदाता सूची, जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची। तो मतदाता सूची में किसका नाम होता है? जो लोग 18 साल के हो गए हैं, 18 साल से ज़्यादा है, उनका नाम मतदाता सूची में आ जाता है। तो जो भी वोटर्स होते हैं गांव के, जितने भी वोटर हैं वो सब के सब मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। ध्यान रखना, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? जितने भी वोटर हैं। अब वोटर कौन होंगे? जिनका नाम मतदाता सूची में आ गया, इलेक्टोरल रोल में आ गया, उनको हम वोटर बोलते हैं। तो गाँव के जितने भी वोटर हैं वो सब किस में आ जाते हैं? ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल पोस्ट फॉर द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए जो ऑफिशियल पोस्ट है उसका नाम क्या? मेयर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? कमेंट करके बताना है, हु इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द लोकल बॉडीज? मेंशन इनटू। लोकल बॉडीज के द्वारा कौन सी समस्याएं फेस की जा रही है उसका आपको नाम बताना है। तो देखो, लोकल बॉडीज में पहली बात तो ध्यान रखना, लोकल बॉडीज में 2 चीज़ आती हैं, एक तो रूरल एरियाज में लोकल बॉडीज आती हैं, एक अर्बन एरियाज में लोकल बॉडीज आती हैं। रूरल एरियाज में आपने देखा होगा ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 बॉडीज कहाँ पर आती हैं? गाँव वाले एरिया में। अर्बन बॉडीज में कौन कौन आती है? नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल, ये बॉडीज हैं आपकी अर्बन बॉडीज़। ठीक है, तो इन अर्बन बॉडीज़ या रूरल बॉडीज़, जिनको हम कह सकते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा कौन कौन सी समस्याएं फेस की जा रही हैं? तो पहली समस्या ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इन लोकल गवर्नमेंट को एनफ रिसोर्सेस नहीं दे रही है और इनके लिए पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रही है ना। साथ के साथ में इनके पास रिसोर्सेस नहीं है। क्या नहीं है? रिसोर्सेस नहीं है और ना ही इनको बराबर पावर दी जा रही है। तो ये 2 समस्याएं फेस की जा रही हैं मेनली लोकल बॉडीज़ के द्वारा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया? हिंदी का क्या स्टेटस है? तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन भी दिए और उनका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है कि आपको कमेंट करके बताना है बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल क्या है? और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, बेल्जियम में कौन कौन से एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं उनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 अभी लास्ट में ये है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन पूछे वो तो आपको कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन 3 ये है कि श्रीलंका में कौन कौन सी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।